हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों का कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे टेंशन में भी आ जाते हैं। अच्छी तैयारी रहती है, फिर भी टेंशन होना तो एक नॉर्मल सी बात है। अब जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होता है, बहुत सारे मॉक्स दिए होते हैं, बहुत सारे टीचरों से भी पढ़ा होता है, बहुत तरह की आपको एडवाइसेज़ भी मिलती हैं। अब जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, कई बार होता है ये सब कुछ मिक्सअप सा हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ अच्छा भी पढ़े रहते हैं, लेकिन एक आध कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसको देख करके आप शुरुआत में ही डर जाएँ और अगर एक सेक्शन उसका ख़राब हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसका इफ़ेक्ट सारे सेक्शन पे पड़ जाता है। फिर आपका पूरा एग्ज़ाम ही ख़राब और एक बार एग्ज़ाम ख़राब तो वो चांस तो आपको अगले साल ही मिलेगा, इस साल तो मिलेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि कल आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट अपने करने हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ रखनी है, वहाँ पे पहुँच करके डिसाइड नहीं करना होता है। पहले से आपको समझ के रखना है कैसे एग्ज़ाम को आपको अप्रोच करना है ताकि आपके अटेम्प्ट अच्छे हों और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ ये कि एग्ज़ाम जैसे एमबीबीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है तो बहुत कुछ ज़्यादा खास नयापन आपको नहीं देखने को मिलता है। नयापन का मतलब ऐसा नहीं आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत ही रेयर होता है। मतलब हो सकता है करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए। अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, अब मैं ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहना चाहूँगा कि जो लोग सेलेक्टिव होकर खुद ही पढ़ रखे हैं कि अच्छा हम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उस वाले शिफ्ट में नहीं आया था। ऐसा नहीं, आपने अगर अपना सिलेबस पढ़ रखा है उसी में से सब कुछ आने वाला है। दूसरी चीज़, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा सोच करके चला जाता है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आपको अटेम्प्ट अपने ज़्यादा करने होंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलूँगा, कैसे क्या अटेम्प्ट करना है वो आपको बताता रहूँगा और आपको दिखता भी रहेगा साथ में। आपके 3 सेक्शंस होने हैं, उसमें सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, एक तो मिसलेनियस का सेक्शन हो गया। मिसलेनियस का मतलब आपके सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या फिर वो जो सीरीज वाली आते हैं नंबर वाली सीरीज, ऐसे वही सब आपका पूछा जाता है। अब उसका जो ऐसा नहीं कि पैटर्न फिट है कि अच्छा 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के 5 इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं है। हो सकता है 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के हों, 5 इनइक्वालिटी या 4-4 के ही दोनों हों, 4 दो के भी हो सकते हैं। कोई दूसरा सेक्शन बढ़ा करके पूछा जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग 5 का आएगा। यही सब वर्ड फॉर्मेशन, कितने वर्ड इसमें निकल सकते हैं, उनके बीच का गैप सेम हो, वही सारी चीज़ें। तो ये तो आपका आसान है। जब आप पेपर करने बैठें तो सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से ही करनी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन आसान होंगे और आप इनको अच्छे तरीके से पूरे एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। दूसरी चीज, समय कम रहेगा। मतलब कि अगर 20 मिनट का पेपर है आपके सामने, तो ये जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है ना, आप इसको अगर करने बैठेंगे स्पीड के साथ करेंगे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट रहते हैं, 2 कंक्लूजन्स रहते हैं, ऐसे ही आपके इनइक्वालिटी स्लॉक्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप 7-8 मिनट में जो मिसलेनियस वाले सेक्शन हैं उनको निपटा सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। बाकी का सारा बचा जो समय होगा वो आप अपने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे ले सकते हैं। वो आपके लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 3-4 क्वेश्चंस मतलब हर एक पजल में जरूरी नहीं कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं, किसी में 3, किसी में 6 भी पूछे जा सकते हैं। तो बाकी आपको पजल ही करना है, क्वेश्चन के आंसर आप कर ही लोगे। 3-4 सेट आपके रहते हैं पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, बाकी आपको पूरा वही करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले मिसलेनियस से। अब इसका मतलब कि एग्जाम में अगर आप करने बैठे हैं, अब रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू हुआ और सबसे पहले ही आपको कोई एक पजल दिख गई और आपको लग रहा है अच्छा 5 लाइन की पजल है, पहले इसे करें, नहीं, ये गलत अप्रोच है। क्यों? आपको आंख बंद करके ऐसे नहीं चलना है कि जो पहले दिख रहा है बस वही करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा दिमाग लगाइए और सबसे पहले मिसलेनियस करिए। जब मिसलेनियस हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा मैंने लगभग 15-20 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं और सारे सही हैं, समय भी बचा हुआ है। उसके बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आगे का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। पजल करने बैठे कोई भरोसा नहीं, पजल छोटी हो उसका ये मतलब नहीं आसानी से हो ही जाएगी। नहीं कर पाए, एक तो समय वेस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या रहे इतना 5 मिनट लग गया, एक ही पजल करना है, 15 मिनट बाकी पूरा पेपर करना है, उसमें फिर गलतियां होने लगती हैं। तो पहले मिसलेनियस किया, फिर पजल पे अगर आप आए तो क्या पजल में भी जो भी पजल दिखे वही करनी चाहिए? नहीं। जैसे एक पजल होती है जिसको कहा जाता है सर्टेन पर्सन्स वाली या अनसर्टेन पर्सन्स वाली, वो पजल ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो बहुत छोटी पजल रहती है। उसे सबसे पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका कोई भरोसा नहीं कि उसमें आप कहाँ पे जा करके अटक जाए। हो सकता है बहुत आसानी से सॉल्व कर लें, लेकिन उसमें कई सारे बच्चे फंस जाते हैं। आप मत फंसिएगा उसमें, कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। आप सबसे पहले ऐसी पजल या सेटिंग, जैसे कोई सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया उसे कर लीजिए, कोई फ्लोर बेस्ड पजल आ गया उसे कर लीजिए, है ना। आसान जो आपको लग रही हो पजल, पहले आप उसे करना शुरू करिए। अब ये तो पजल करके ही पता चल पाता है कि कौन सी आसान है और कौन सी कठिन, लेकिन मैं आप इतने दिन से अगर प्रैक्टिस करें तो समझ पा रहे होंगे बात क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इस तरह की पजल हो गई,
अनसर्टेन वाली, इसे सबसे आखिरी के लिए बचा के रखिए। अगर समय मिले तो करिए, वहाँ पे आप अगर पहला दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो रीजनिंग सेक्शन आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। पहले मिसलेनियस आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आप पजल में आए। पजल में और सिटिंग अरेंजमेंट, पहले सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा तो उसे कर लीजिए, बड़े आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप पजल्स की तरफ चलिए, मंथ बेस्ड पजल है या फिर फ्लोर वाली पजल है, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। अनसर्टेन बॉक्स, पर्सन वाले पजल जैसे रहते हैं उनको छोड़ करके चलिए, अगर आ रहे हैं तो सबसे आखिरी में करिएगा। फिर अगर मैं बात करूं क्वांट की, क्वांट का भी सेम पैटर्न आपका फिक्स है। डीआई आ जाएगा, कम से कम आपका 2 सेट आप समझ लीजिए डीआई आ जाएगा, मतलब 10 से 12 नंबर। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 10 नंबर का, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके बाद अर्थमेटिक। ये आपका सेट पैटर्न है, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके आने हैं। इसमें आपको कैसे करना है, अब देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे नंबर सीरीज है, आप वहां से करना स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसको पहले निपटा लीजिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन, वो आपके 5 से 10 नंबर अगर आपने कर लिए तो पक्के हो गए ना, इतना नंबर तो आपको मिलना ही मिलना, सेक्शनल कट ऑफ तो निकल ही जाएगा, तो वो आप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आसानी से कर लेंगे 5 क्वेश्चन। जहां पे आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी वो होगा नंबर सीरीज वाला पार्ट, क्योंकि नंबर सीरीज कितना भी आसान रहे, एक आध क्वेश्चन उसमें फंसने वाला रहता ही है। अब आप जब करते रहते हैं क्वेश्चन, नंबर सीरीज का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन रहता है जो फंसाने वाला रहता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का देख करके ऐसा लग रहा है कि इसमें आपने 30 सेकंड से ज़्यादा सोच लिया, आपको लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा, क्या लॉजिक लगेगा, इसका मतलब है कि आप उसे स्किप कर दीजिए या फिर मार्क कर लीजिए, बाद में करने के लिए अगर समय बचता है तो बाद में करिए। अगर ऐसा है तो उसी में सारा समय बिता देंगे, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन क्यों ना, बहुत कठिन भी क्वेश्चन क्यों, नंबर एक ही मिलेगा। तो बेटर ये है कि उसे स्किप करके आगे क्वेश्चन पे बढ़िए। आप ये मिसलेनियस वाला कार्यक्रम पूरा अपना कर लेंगे कि भाई सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सब आपने कर लिया। फिर कई सारे बच्चों को उन्होंने दुविधा होती है पहले डीआई करें या फिर अर्थमेटिक। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है तो आप अर्थमेटिक पे जा सकते हैं, डीआई अच्छी है तो डीआई पे भी जा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ डीआई पे अगर आप जा रहे हैं तो डीआई काफ़ी आसान मिलेगी आपको चार्ट दिया रहेगा, चाहे वो ग्राफ दिया रहे, लाइन डायग्राम दिया रहे या टेबल दी रहे। एक आध टेबल डीआई तो रहती ही रहती है। टेबल डीआई है मतलब आपको सारा डेटा दे दिया गया, आपको कोई टेंशन नहीं। आप डीआई के क्वेश्चंस को करिए। अब डीआई के क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन उसमें बहुत लेंदी सा मिल जाता है। जैसे अब उसमें 5-6 डेटा है, आपको बता दिया गया अच्छा सबका एवरेज निकाल करके टोटल एवरेज कितना होगा ऐसा निकालना है। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसे थोड़ा स्किप करके चलिए, तुरंत ही कर लेना ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास समय है, उसको मार्क लीजिए आखिरी में करने के लिए, क्योंकि फिर से वही बात है कि एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन उस एक नंबर को पाने में जो आपने समय गंवाया होगा या फिर समय आपने जो लगाया होगा, उसकी जगह आप 2 क्वेश्चन शायद कर सकते थे। तो इस वजह से उसे थोड़ा मार्क कर लीजिए, थोड़ा लेंदी दिखे, टफ तो होता नहीं, लेंदी जो दिखे थोड़ा मार्क कर लीजिए बाद में करने के लिए। डीआई आप कर लेंगे और डीआई करिएगा जरूर, क्योंकि डीआई में आपको बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा। जब आप अर्थमेटिक के सेक्शन पे बढ़ेंगे इसको करने के बाद, तो अर्थमेटिक में आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, मतलब अर्थमेटिक के हर एक क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं है। और मैं आपको खास तौर पर सचेत कर दूं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेंदी होते हैं, इनमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाती है, तो इन क्वेश्चंस को बाद में आखिरी के लिए बचा करके रखिए। तो एक पूरा अगर आप समझ पा रहे हो क्रक्स क्या है, कि जो लेंदी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छा पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन हुई, मतलब आप समझ तो जाएंगे क्या क्या करना है, कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा, तो उनको करना है, इसलिए मार्क करके आखिरी के लिए बचा के रखिए। शुरुआत में अगर लेंदी वाले क्वेश्चन में आप फंस गए तो आप सर नीचे करेंगे, सर ऊपर करेंगे, 2 मिनट बीत जाएगा और आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया नहीं हुआ, जैसा भी होगा वो आपकी मानसिक स्थिति पे बुरा प्रभाव डालता है। तो लेंदी क्वेश्चन को आखिरी में बचा करके रखिए, है ना। तो आप ऐसे क्वांट के सेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका बचा इंग्लिश में मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो उसे जरूर अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि आरसी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक ही जगह से कई सारे क्वेश्चंस या कई सारे नंबर मिलने की संभावना रहती है, और बहुत ज़्यादा कठिन आरसी रहता भी नहीं है, बस आप मान लेते हैं आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होती, इस वजह से। आप आरसी अगर करेंगे तो आपको बहुत मतलब अच्छे चांसेस हैं कि आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, और अब फिर आरसी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एक ही जगह से मिल जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश का पैटर्न भी आपका सेम ही है, इंग्लिश में सब कुछ वही है, बस पूछने का तरीका बदला जा सकता है और कुछ नहीं है। आप इंग्लिश वाले सेक्शन को जैसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में आप कहीं फंसिएगा नहीं, और वहाँ पे बिल्कुल सबसे ज़्यादा तुक्का चलता है इंग्लिश में, खास तौर पे जब एरर वाला पार्ट होता है। आप पढ़ते हैं, एक लाइन को पढ़ते हैं, फिर लगता है नहीं इस वाले पार्ट में एरर है, नहीं इस वाले पार्ट में एरर है। आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है किस वाले पार्ट में एरर है, तो मन ऐसा कर रहा है कि अच्छा इस वाले पार्ट में एरर है, ऐसा मार्क करके आप चले आ रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो आपके नेगेटिव नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो ये आपका क्रम होगा अटेम्प्ट करने का, कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ओवरऑल हर एक सेक्शन में आपको क्या सावधानी बरतनी है, पहली सावधानी बेटा ये बरतना है
कि कोई क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को एट दैट मोमेंट ही भूल जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन करना शुरू किया, लेट से आपने कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन किया, आपको भले ही बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरा टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। आप अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो लूप में चल रहा है वही वाला क्वेश्चन, अच्छा वो जो 2 क्वेश्चन पहले था उसमें क्या किया होगा यार। ऐसा करते हुए आपका जो अटेंशन है ना, वो समय के साथ वो धीरे धीरे होगा कि लूप में बढ़ता चला जाएगा, और जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसको आप सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे, और उसकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के ईगो अपना हर्ट नहीं करवाना है कि अच्छा ये तो बड़ी आसान सी पजल थी, या तो ये बड़ा आसान सा लॉक था, या तो ये बड़ा आसान सी नंबर सीरीज थी, मेरे से कैसे नहीं होगा, भले ही समय चाहे जितना लगे मैं करके रहूँगा। ये नहीं करना, क्योंकि समय ही पूंजी है। समय गंवा दिया तो कुछ हो नहीं सकता, अटेम्प्ट अगर आपके कम रहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसी आपकी विचारधारा पहले से नहीं रही तो ईगोइस्ट तो एकदम होना ही नहीं है, आपको ईगो लेकर के नहीं जाना। हाँ, जो आ रहा है आप करेंगे, जो नहीं आ रहा है हो सकता है वो इसीलिए बनाया ही गया हो कि ज़्यादातर बच्चे उसको करते हुए फंसें, और ये आपका एग्जाम सिलेक्शन के लिए तो होता नहीं, ये रिजेक्शन का टेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हों, जो बच रहे हैं उनको मेंस के लिए बुलाया जाए। तो ये आपको सावधानियां बरतनी होगी। अगर आपका कोई सेक्शन मान लीजिए खराब भी हो जाए, खराब मतलब आपको उस समय ऐसा लग रहा है कि ये वाला सेक्शन मेरा खराब हुआ, उसकी टेंशन अगले सेक्शन तक नहीं जानी चाहिए। कि मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि अगर शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा पेपर आपका ऐसा चला जाता है, एकदम नर्वस होकर के अब मेरा नहीं हो पाएगा, या तो ये बड़ा खराब हो गया। आप अभी तक केवल एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। हो सकता है कि वो सेक्शन ऐसा ही बना हो, और सिर्फ आपका ही नहीं, सबके लिए वो ऐसा ही हो, कठिन है ना। तो उस चक्कर में आपने जो सरल भी था उसका भी जो कह सकते हो जो समय था उसको व्यर्थ कर दिया, और वहां पर भी आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि टेंशन आपकी पुरानी चली आ रही थी। ओके, तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। एग्जाम पे आप सही समय पे पहुंच जाइए अपने सेंटर पे, क्योंकि सही समय पे जब आप पहुंच जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपकी प्रॉपर सही तरीके से हो जाती हैं, तो टेंशन थोड़ा कम रहती है। जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम देते हुए भविष्य की चिंता ना करें। एग्जाम देते हुए बच्चे सोचते हैं अच्छा ये वाला नहीं हुआ अगर मेरा एग्जाम, तो फिर अभी कौन सा एग्जाम बाकी है, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, आगे क्या करना। एग्जाम जब आप देने बैठो ना तो भविष्य की चिंता छोड़ करके बैठिए, केवल एग्जाम पे ही फोकस करिए कि अभी जो एक क्वेश्चन आ रहा है इसको कैसे आंसर करना है, बस ये मैं सोचूंगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में मत सोचिए। हाँ, जब पेपर देके निकल आइए फिर तो बढ़िया से सोचिए, फिर तो कुछ भी सोचिए, चलेगा वो। आई होप आपको मैंने इस 15 मिनट में सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि जो आपके जो अटेम्प्ट हैं वो ज़्यादा हो पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि जब वो सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं जाते, जो भी क्वेश्चन पहले मेरा करने लग गए, अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। और क्लर्क जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट अगर आपके कम हैं तो बहुत चांस है कि आप छट जाएंगे। अटेम्प्ट अपने सही रखिए, अच्छे रखिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल जा रहा हूँ, लेकिन कई बार बता चुका हूँ, कि ध्यान रखिएगा कि आप कई बार एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होती है, लेट्स से ऐसा मैं कहता हूँ, तो बच्चे उसमें तुक्का मार चले जाते हैं। इसमें तो रहेगी, लेकिन मान लीजिए नहीं भी रहती है, तुक्का मार चले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। ऐसा आप मत करिएगा, आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छा रखिएगा, क्योंकि अगर आपने तुक्का मारा हुआ है बहुत ज़्यादा तो भी आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो जितना आ रहा है उतना ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए, और एट दैट टाइम एट दैट क्वेश्चन पे ही विचार करिए, तभी आप अच्छे से एग्जाम निकाल पाएंगे। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।